काई स्क्वायर टेस्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि अगर हमें एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में जो अलग अलग दो एट्रीब्यूट्स थे उनके बीच में कोई भी एसोसिएशन देखना है तो उस एसोसिएशन को जस्टिफाई करने के लिए और उसको एक तरह से क्लैरिटी के साथ उसका आंसर देने के लिए वो जो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का जो आंसर आया उस आंसर में जो हमने पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी बताई है या इंडिपेंडेंसी बताई है उसके बारे में पूरी क्लैरिटी के साथ अपना एक अगर आंसर देना है तो उसके लिए हमें काई स्क्वायर टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये बात वैसे हो चुकी है। अब इसी काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करने के लिए मैंने जो बातें बताई थी, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि एक प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले उसमें किया जाएगा, एक हाइपोथेसिस मान ली जाएगी कि एक्चुअल डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा में कोई भी रिलेशन नहीं है। के बाद जो काई स्क्वायर की प्रोसेस है उसको किया जाएगा और जो उस प्रोसेस से काई स्क्वायर की वैल्यू आई होगी उसको हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और अपने आंसर का क्लैरिफिकेशन देंगे। अब ये काम हम करेंगे इस एक प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम ये है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड इन ए सैम्पल ऑफ 50 स्मॉल जनरल शॉप्स। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ये इन्फॉर्मेशन 50 जनरल शॉप्स के बारे में है, यानी कि छोटी छोटी जो शॉप्स होती हैं तो उन शॉप्स के बारे में है। कैन इट बी सेड दैट देयर आर रिलेटिवली मोर वुमेन ओनर्स इन विलेजेस दैन इन टाउन। तो उसने पूछा है कि क्या इस डेटा को देख के हम ये कह सकते हैं कि विलेजेस में जो शॉप्स की ऑनर हैं वो ऑनर फीमेल की परसेंटेज ज़्यादा है। और इसके लिए हमें उसने खुद ही बता दिया है, यूज़ काई स्क्वायर टेस्ट। तो जैसे ही वो हमें किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए बाद में एक क्लैरिफिकेशन दे दे कि हमें काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करना है तो उसी कंडीशन में काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ किया जाएगा। आगे उसने बताया है, जो इन्फॉर्मेशन दी है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि जो शॉप्स हैं वो टाउन में जो उनको चलाने वाले हैं वो कहा रन बाय मैन 15, यानी कि टाउन में जो टोटल शॉप्स हैं हमने जो डेटा लिया है उसमें टाउन की जो शॉप्स हैं 20 हैं और विलेजेस की 30 हैं। और टोटल जो इन्फॉर्मेशन है 50 अलग अलग शॉप्स के बारे में, जिसमें टाउन्स के बारे में कहा गया है कि 20 शॉप्स में से 15 शॉप्स ऐसी हैं जिनको चलाने वाले मेल्स हैं। इसके अलावा उसने बताया है कि टाउन में जो रिमेनिंग 5 यूनिट्स हैं वो वुमेन चलाते हैं, यानी जो उसको ऑपरेट करते हैं वो वुमेन है। इसके अलावा विलेजेस में टोटल 30 यूनिट्स में से 18 यूनिट्स ऐसी हैं, 18 शॉप्स ऐसी हैं जिसको चलाने वाले मैन हैं। और इसके अलावा 12 ऐसी हैं जो फीमेल ओनर उनकी हैं। अब इस तरह से उसने कहा कि टोटल जो रनिंग बाय मेल हैं वो सारी शॉप्स 33 हैं और रनिंग बाय फीमेल्स वो टोटल 17 है उस पूरे डेटा के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन है। अब लास्ट में उसने एक बात और बताई है, द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 3.841। यहाँ जो उसने इन्फॉर्मेशन दिया उसने कहा है कि जो टेबल वैल्यू है काई स्क्वायर की वो 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे है, यानी अपनी बात को जो हम प्रूव कर रहे हैं वो 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कर रहे हैं। अपना जो हम यहाँ आंसर देंगे वो आंसर जो दिया जाएगा वो 95% कॉन्फिडेंस पे दिया जाएगा और 5% उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसके अलावा ये बता रहा है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे उसकी टेबल वैल्यू जो होगी वो 3.841 है। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब हमें करना है इसमें सबसे पहले उस प्रोसेस को अप्लाई जिसके अकॉर्डिंग एक टेबल वैल्यू से कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहला जो इसमें काम है वो है कि एक हाइपोथेसिस हमें इसके अंदर माननी है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि नल हाइपोथेसिस हम क्या माने, तो क्लियरिटी आ गई है कि हम कहेंगे कि दोनों ही कंडीशन में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ पे देयर इज़ विलेजेस, यानी हमने अपनी इस हाइपोथेसिस से ये बात कह दी है, देयर इज़ नो डिफरेंस इन ऑपरेशन ऑफ शॉप्स इन टाउन्स एंड विलेजेस, यानी विलेजेस में और टाउन्स में शॉप्स को चलाने के लिए कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, दोनों जगह पे सिमिलरिटीज़ के साथ शॉप्स को चलाया जाता है। अब बात आती है इसमें प्रोसेस की, उस प्रोसेस की जिसके अकॉर्डिंग हम इस एक्चुअल डेटा को कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड डेटा के साथ। तो सेकंड नंबर बात है कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर। कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के लिए हमें पहले एक एक्सपेक्टेड डेटा तैयार करना होगा और वो डेटा इसी एक्चुअल डेटा से तैयार किया जाएगा। ये जो सबसे पहली बात होगी वो ये होगी कि जो इसके मेन इन्फॉर्मेशन है वो ये सिर्फ 4 वैल्यूज़ हैं, बाकी सभी टोटल हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा और डीपली देखें तो ये बन जाता है 9 स्क्वायर टेबल, यानी ये 9 स्क्वायर टेबल की ही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर हम इसको 9 स्क्वायर टेबल में कन्वर्ट करना चाहें तो सिर्फ 9 स्क्वायर तैयार करके हम उसमें इन वैल्यू को रख सकते हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन जो लेनी है सिर्फ इन 4 के बारे में लेनी है। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा काम क्या है, वो ये है कि हमें इन अलग अलग वैल्यूज़ को अलग अलग कैलकुलेट करके और उसकी मैथमेटिकल वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेना है। कैसे होगा, हमने करना है 15 के लिए अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो इसके नीचे की वैल्यू जो टोटल में है वो, इसके सामने की वैल्यू जो टोटल में है वो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ग्रैंड टोटल से उसको डिवाइड कर लेना है। कंडीशन कैसे बनेगी, कंडीशन ऐसे बनेगी
कि अगर फर्स्ट वाले सेल के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो उसके लिए ये होगा, इसके नीचे का टोटल है 20, इसके सामने का टोटल है 33 और इसके ग्रैंड टोटल जो वैल्यू है वो होती है 50। तो इसे 50 से डिवाइड करेंगे और जो सॉल्यूशन आएगा इसके बाद उसको यहाँ लिख देंगे। ये हो जाएगा एक एक्सपेक्टेड वैल्यू इस 15 के लिए। ऐसे अगर हमें काम करना है इसके नीचे के लिए तो ऐसे काम करना होगा, 5 के नीचे टोटल 20 ही आएगा और इसके सामने का टोटल आएगा 17 और इसको डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल 50 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे ही 18 के सामने टोटल 33, 18 के नीचे टोटल 30 और ग्रैंड टोटल 15, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 33 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50। ऐसे ही इस 12 के लिए वैल्यू आ जाएगी 17 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50। सोल्व करने के बाद चारों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, 13.2, 6.8, 10.2, 19.8। चारों वैल्यूज़ आ गई हैं एक्सपेक्टेड और चारों वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं एक्चुअल। अब प्रोसेस है कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर के लिए, उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसका जो हमने फॉर्मूला देखा था उसको याद कर लेते हैं। फॉर्मूला था ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़, फिर था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ और इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ में से लेस करना था, उसके बाद उसका स्क्वायर होना था और उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड करना था। तो ये काम करते हैं, पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज यहाँ लिखी जाएगी, तो इसके लिए जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है सिर्फ ये 4 ही मानी जाएगी जो मैंने बताई थी। इन ही 4 वैल्यूज़ को हमें यूज़ करना है क्योंकि बाकी सब हैं टोटल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको लिखने का जो प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को भी लिखना है। मान लीजिए अगर मैंने लिखा 15, 5 फिर 18 और 12, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा 13.2, 6.8, 19.8, 10.2। मान लीजिए मैंने लिखा 15, 18, 5 और 12, तो ऐसे ही मैं लिखूँगा 13.2, 19.8, 6.8, 10.2। यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के पैरेलल जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमारे पास हैं उनको उसी के सामने लिखा जाना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ 15, 5, 18 एंड लास्ट में 12। ऐसे ही मैं कर लेता हूँ यहाँ 13.2, इसके बाद 6.8, फिर 19.8, लास्ट में 10.2। वैल्यूज़ आ गई हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं। इसके बाद होता है इसमें आगे दोनों का डिफरेंस, तो हो जाता है FO माइनस FE, डिफरेंस इनका कर लेंगे। 15 में से 13.2 लेस करेंगे तो बचेगा 1.8, ये प्लस की वैल्यू आएगी, इसको प्लस कर लेते हैं। 5 माइनस 6.8 तो बचेगा माइनस 1.8। इसके बाद 18 में से लेस करेंगे 19.8 तो फिर से बचेगा माइनस 1.8। लास्ट में 12 में से लेस करेंगे 10.2 तो बचेगा प्लस 1.8। ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब FO माइनस FE जब भी हम करेंगे तो काई स्क्वायर में FO माइनस FE जब भी हम करेंगे तो जो डिफरेंस हमारे पास बचते हैं इसका एक वैल्यू जो होती है ये 99.99% केसेस में ज़ीरो हो जाता है। यानी कि अगर आप पॉजिटिव और पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर लें और नेगेटिव को एक साथ ऐड कर लें तो 99.99% चांसेस हैं कि वो ज़ीरो हो जाएगा और ये मोस्टली ऐसा होना ही है। अब चलते हैं इसे थोड़ा आगे। अब होना है FO माइनस FE का होल स्क्वायर, यानी जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इन सभी को हमें स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कर देते हैं, 1.8 को 1.8 से ही मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो जाएगा, तो जो प्लस की वैल्यू तो प्लस आनी ही आनी है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव होकर वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सभी को यहाँ लिख लेते हैं, 1.8 इंटू 1.8 3.24। तो 1.8 सब जगह है, उसका स्क्वायर होना तो सब जगह 3.24 ही आएगा। 3.24 चारों की वैल्यू सेम आ जाएगी। इसके बाद इस स्क्वायर वाली वैल्यू को हमें डिवाइड करना है FE से। फॉर्मूला था काई स्क्वायर इज इक्वल टू FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। ये फॉर्मूला था जिसके अकॉर्डिंग हमने काम ऊपर वाला कर लिया है, सिर्फ FE से डिवाइड करना रह गया है। तो इसको करेंगे FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। इसके अकॉर्डिंग होना क्या है कि जो ये होल स्क्वायर वैल्यू आई है इसको डिवाइड करना है FE से, तो ये आ जाएगा 3.24 को डिवाइड करेंगे 13.2 से, 3.24 को डिवाइड करेंगे 6.8 से, 3.24 को डिवाइड करेंगे 19.8 से और 3.24 को डिवाइड करेंगे 10.2 से।
अब इसके सामने वाली एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है 13.2, तो इस 3.24 को 13.2 से डिवाइड किया, 0.2455 मिला हमको। आगे वाली 3.24 को 6.8 से डिवाइड किया, 0.4765 मिला। आगे वाली 3.24 को 19.8 से डिवाइड किया तो 0.1636 मिला। और लास्ट में 3.24 को 10.2 से डिवाइड किया, 0.3176 मिला। सभी को ऐड किया तो वैल्यू आई है 1.2032। और ये जो वैल्यू है एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एफ ई करने के बाद आया। और इस पार्ट का जो एक वैल्यू है वो किसके इक्वल है, काई स्क्वायर के इक्वल है। तो इसको हम कहेंगे कि 1.2032 इज इक्वल टू काई स्क्वायर। यही वैल्यू काई स्क्वायर की है। अब जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो दी थी कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 3.841 टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर है। तो यहाँ पे अब कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या है कि टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज़ मोर देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 3.841 है और कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 1.2032। हमने जो हाइपोथेसिस मानी थी वो प्रूव हो गई है, यानी वो सही है। हमारी जो एक वैल्यू आई है वो वैल्यू ये बात हमें क्लैरिफाई कर रही है कि हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, यानी जो हाइपोथेसिस हम मान के चले हैं वो बात एक्सेप्ट हो गई है। प्रोब्स को ऑपरेट करने के लिए विलेजेस में और टाउन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं काई स्क्वायर के अकॉर्डिंग। इसी प्रोसेस से हमें काम करना है।